गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्सेस आइटमाइज्ड डिडक्शन। ये हमारी ईए पार्ट वन की बेसिस क्लासेस की 10वीं वीडियो है, जिसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज बारी है स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्सेस आइटमाइज्ड डिडक्शन। तो लास्ट वीडियो में जैसे आपने इस फॉर्मूले को देखा था, हमने इस फॉर्मूले के थ्रू देखा था कि ग्रॉस इनकम से हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रॉस इनकम चेक कर लिया, अबव द लाइन एडजस्टमेंट चेक कर ली, एजीए कैसे निकलती है वो चेक कर ली। तो अब हम चेक करेंगे कि आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन में से कौन सी डिडक्शन को हम लेस करेंगे एजीए से। ठीक है। तो बिलो द लाइन डिडक्शन, आपको पता है कि ये अबव द लाइन डिडक्शन है, और एजीए के बाद जो डिडक्शन लेस होती हैं उसे कहते हैं बिलो द लाइन डिडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन। टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? जब आपकी एजीआई कैलकुलेट हो गई है, उसमें से हम माइनस करेंगे ग्रेटर ऑफ आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि इनमें से जो ज्यादा है उसको लेस करेंगे, उसके बाद क्यूबीएडी लेस करेंगे, तो हमारी निकल जाएगी टैक्सेबल इनकम। इतना हमें क्लैरिटी आ गई है, और ये इस यहां से भी दिखता है एजीआई माइनस आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ग्रेटर है, और उसके बाद क्यूबीएडी लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम हमारी निकल जाएगी। अब बात करते हैं कि आइटमाइज डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन में से कौन सी वाली डिडक्ट होगी। इफ आइटमाइज डिडक्शन एक्सीड द स्टैंडर्ड डिडक्शन द टैक्स पेयर विल आइटमाइज, यानी कि दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट में होगी वो डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। इफ नॉट, अगर आइटमाइज डिडक्शन ज्यादा नहीं है तो क्लेम कौन सी होगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और इसकी सिलेक्शन हम कब करते हैं? शेड्यूल ए। अगर हम शेड्यूल ए फिलअप करेंगे ना, तो समझो उसके अंदर आइटमाइज डिडक्शन है, और उसकी डिडक्शन सपोज करो अगर 10,000 है और हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 13,000 है, तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरफ जाएंगे। अगर मेरी यही डिडक्शन 18,000 हो जाएगी और हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 13,000 है, तो हम आइटमाइज डिडक्शन को चूज कर लेंगे। आइटमाइज डिडक्शन की जो रिपोर्टिंग होती है वो शेड्यूल ए में होती है। ठीक है। द डिसीजन इज टू आइटमाइज डिडक्शन और क्लेम द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एनुअली, यानी कि हमें हर साल ना डिसाइड करना होता है। ये नहीं होता कि आपने लास्ट ईयर क्लेम कर ली आइटमाइज तो नेक्स्ट ईयर भी आइटमाइज होगी। तो आपकी जो डिसीजन है वो हर साल आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार ले लिया तो वो फिक्स रहेगा। इफ नीडेड द डिसीजन कैन बी चेंज बाय फाइलिंग ए अमेंडमेंट रिटर्न। अगर आपको लगता है कि आपने ना आइटम डिडक्शन कम क्लेम करी है, ज्यादा करनी थी, या आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा थी, तो आप ना वो अपना जो रिटर्न जो आपने फिलअप करी थी ओरिजिनल वाली, उसको अमेंड कर सकते हो और अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट है दूसरी वाली डिडक्शन क्लेम करके, तो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लो। वो आपको रिवीजन का एक राइट देते हैं। ठीक है। तो ये हुई हमारी चॉइस कि हम कौन सी वाली क्लेम करेंगे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस पर्सन के लिए एलिजिबल नहीं है? जिस पर्सन ने आइटम डिडक्शन ले ली वो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले पाएगा। एनआरए, नॉन रेजिडेंट एलियन, ये कभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। शॉर्ट पीरियड रिटर्न, अगर कोई पर्सन 12 महीने से कम ईयर की, यानी कि एक साल में अगर 12 महीने की रिटर्न जाती है, अगर उसका पीरियड 12 महीने से भी कम है, वो ऐसा कब होता है? जब उसने ईयर, लेट से उसने स्टार्ट किया अगस्त में, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? अगस्त से लेके दिसंबर का। ठीक है। तो उस पीरियड में शॉर्ट पीरियड रिटर्न होगी, तो वहां पर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन कभी भी क्लेम नहीं कर पाएगा। ए मैरिड इंडिविजुअल फाइलिंग सेपरेटली, अगर एक स्पाउस ने आइटमाइज डिडक्शन लिया है तो दूसरा भी आइटमाइज ही लेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेगा। पार्टनरशिप, स्टेट, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन कभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो ये पर्सन की लिस्ट है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते। अब लेते हैं एग्जांपल। हस्बैंड की एज आई 40 है, आइटमाइज डिडक्शन 8200 है। वाइफ की एज आई 30,000 है और आइटमाइज डिडक्शन 17,000 है। और दोनों की स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? 13,850 ईच। ठीक है। अगर दोनों पर्सन ने कहा कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, तो दोनों को कितनी मिल जाएगी? 13,850 ईच। अगर उनमें से एक कहता है कि मैं, हस्बैंड कहता है मैं तो आइटमाइज लूंगा, तो वाइफ को भी आइटमाइज ही लेनी पड़ेगी। ठीक है। आइटमाइज उसकी 8200 है, इसकी 17,000 है, दोनों को यही लेनी पड़ेगी। इफ आइदर हस्बैंड और वाइफ चूज टू आइटमाइज द अदर इज रिक्वायर्ड टू आइटमाइज। ठीक है। तो दोनों के दोनों वो आइटमाइज ही लेंगे। तो ये थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में कौन कौन सी अमाउंट इंक्लूड है? स्टैंडर्ड डिडक्शन इज सम ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन। बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ये वाली कवर होती है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, हेड ऑफ हाउस होल्ड, सिंगल, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, ये सब है। ठीक है। और एडिशनल ये है,
ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन डिपेंड्स ऑन फाइलिंग स्टेटस, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बता दिया कि ये सब कैसे डिपेंड है फाइलिंग स्टेटस पे, हर पर्सन की अलग अलग है। और सम टैक्स पेयर मे क्वालिफाई फॉर एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन बेस्ड ऑन एज और ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपकी एज और आपकी, अगर आप ब्लाइंड हो तो इस पॉइंट पे आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगी। एडिशनल कितनी है? 1500, 1500, यहाँ पे 1850 है, यहाँ 1850 है, और यहाँ पे 1500। ठीक है, तो ये कवर करेगी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अलग अलग थी एडिशनल वाली, वो क्यों एलिजिबल है? अगर आपकी एज 65 साल या उससे ज्यादा है और अगर आप ब्लाइंड हो, तभी आप एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एंटाइटल हो। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, आपका विजन 20/200 होना चाहिए, तभी आपको ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन में रखा जाएगा। एज आपकी 65 साल हो चुकी हो। इफ समवन टर्न्स 65 बिफोर द ईयर एंड्स, दे क्वालिफाई इवन इफ दे डाई इन द ईयर। यानी कि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, इस एज पर यानी कि सितंबर में वो 65 कवर कर गया और नवंबर में उसकी डेथ हो जाए, हम उसे उसकी फाइनल रिटर्न के अंदर एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देंगे। अगर वो अपनी एज से पहले ही मर गया तो हम उस केस में उसे अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। ब्लाइंडनेस रूल हो गया, वो ड्यूरिंग द ईयर ब्लाइंड होना चाहिए तभी वो क्वालिफाई करेगा। और अगर इफ द पर्सन डाइज ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो साल के दौरान कहीं भी मर जाता है, किसी भी पीरियड में मर जाता है, तो वो उसको फुल रिडक्शन मिलेगी, यानी कि उसको उसकी डिफरेंशिएट अमाउंट नहीं करेंगे। ठीक है। डबल डिडक्शन, इफ समवन इज बोथ 65 ईयर ओल्ड एंड ब्लाइंड, तो उसको डबल डिडक्शन मिलेगी। यानी कि अगर एक पर्सन ब्लाइंड भी है और इसकी ये 65 भी है, तो उसको 1500, अगर उसकी एडिशनल है तो उसको 1500 प्लस 1500, 3000 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर केस स्टडी है, तो केस स्टडी मैंने हेड ऑफ हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग बनाई है, तो मैं आपको एक बार हेड ऑफ हाउस होल्ड की इनकम याद करवा दूं। तो 20,800 है और एडिशनल उसकी 1850 है, तो ये चीज याद रखना। टैक्स पेयर, उसकी एज कितनी है? 53। इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? स्टेटस का एच का है, यहाँ बताया हुआ है, तो इसकी 20,800 है। एडिशनल जीरो है क्योंकि ना ही ये 65 से क्रॉस है और ना ही ब्लाइंड है। टैक्स पेयर अनमैरिड है और फुल्ली सपोर्ट करता है अपनी मदर को जिसकी एज 72 है। स्टेटस उसका हेड ऑफ हाउस होल्ड है। बेसिक उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 2800 है, सेम है। एडिशनल डिडक्शन उसको नील मिलेगी। यहाँ जो 72 साल की बात हो रही है उसकी मदर की है, जो उस पर डिपेंडेंट है, और जो डिपेंडेंट है उसके लिए हमें एडिशनल इनकम नहीं मिलती। यहाँ पे एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन खुद की बात होती है, यानी कि सेल्फ टैक्स पेयर के रिगार्डिंग है, ना कि उसके डिपेंडेंट के रिगार्डिंग है। टैक्स पेयर 69 एज का है, ब्लाइंड है और हेड ऑफ हाउस होल्ड है। तो हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो उसकी कितनी आ जाएगी? 20,800, और उसकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिशनल वाली थी 1850 है। तो यहाँ पर ये दो तरीके से क्लेम करता है, एक तो 69 एज 65 अबव हो गई, और ब्लाइंड वाली, तो दोनों को मिला के कितनी होगी? 3700। अब हाउस हस्बैंड एंड वाइफ बोथ कपल 65 लीगली ब्लाइंड है, तो उनकी लिमिट कितनी थी? 27,700, और 1500 उनकी एडिशनल थी, और ये बन गई 6, यानी कि 4 टाइम। दो तो हस्बैंड की बन गई और दो वाइफ की बन गई। ठीक है, तो ये हो गया 6,000। तो ये हमने कवर कर लिया स्टैंडर्ड डिडक्शन और एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे कैसे कैलकुलेट होती है। तो अब बात करते हैं आइटम डिडक्शन। दीज अलाउ यू टू डिडक्ट स्पेसिफिक एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपको क्या करना पड़ता है जब अपनी रिटर्न भरनी होती है? तो आपको शेड्यूल ए फाइल अप करना होता है। अगर आपको लगे कि मेरी ये जो एक्सपेंस की सारी सम अप करने के बाद 15,000 आ रहा है, और आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितनी है? 13,850, तो चुप करके ये क्लेम हो जाती है मेरी जो जाता है। अगर ये 15 की जगह 12 होगी तो ये क्लेम हो जाएगी। तो आपने दोनों को हायर ले लेना है, लेकिन आपने हमेशा शेड्यूल ए अपनी रिटर्न के अंदर फाइल तो करना ही करना है। दोनों की दोनों शेड्यूल ए अपनी रिटर्न में आपने फाइल करना ही करना है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। तभी तो आप कंपेरिजन निकालोगे। अगर अपनी रिटर्न में फाइल अप ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी अमाउंट ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं आइटम डिडक्शन। आइटम डिडक्शन में सबसे पहले है मेडिकल डेंटल एक्सपेंस। यू कैन डिडक्ट मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंस फॉर योर सेल्फ, योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट।
इफ दे एक्सीड 7.5% ऑफ योर एजीआई। ठीक है, अब सपोज करो आपकी एजीआई है 50,000। ठीक है, तो इसका 7.5 कितना हुआ? 3750। अब अगर आपका एक्सपेंस 3,000 है और आपका एक्सपेंस 5,000 है, तो बताओ वो कितनी आपको अलाउ होगी? ये तो बोल रहे हैं एक्सीड 3750, तो इस केस में एक्सीड तो हुआ ही नहीं है। इस केस में एक्सीड हुआ, वो कितना हुआ? 1250। तो आपको 1250 अलाउ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, एक्सीड 7.5% लिखा हुआ है, तो एक्सीड कितना हुआ? 3750। तो अगर मेरा 5,000 खर्चा हुआ तो मुझे 1,250 अलाउ हो जाएगा, अगर मेरा 3,000 हुआ तो मुझे कुछ अलाउ नहीं होगा। इनमें कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, डॉक्टर विजिट, डेंटल केयर वर्क। तो ये सारे खर्चे आपको मेडिकल एंड डेंटल एक्सपेंसेस में अलाउ हैं। अगला आता है स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, जैसे सॉल्ट भी बोलते हैं। यू कैन डिडक्ट स्टेट एंड लोकल इनकम टैक्स और सेल टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अब ये समझते हैं बारी बारी। ये जितने भी टैक्सेस है ना, इनकी कैपिंग होती है 10,000, यानी कि 10,000 से ज्यादा आप टैक्स अमाउंट को यहां पर डिडक्ट नहीं कर सकते। और अगर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है तो 5,000 है। दिस इंक्लूड स्टेट एंड लोकल इनकम टैक्स और सेल टैक्स, दोनों में से एक लेना है, वो भी जो हायर होगा। अब ये क्या होता है, आप ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपकी ना जो टैक्सेस लेवल है वो तीन तीन टाइप के हैं। एक तो फेडरल है, एक स्टेट है, और एक लोकल है। तो आपको ना स्टेट का टैक्स भी देना पड़ता है। जो आप स्टेट का टैक्स दोगे वो ऐसे आइटमाइज डिडक्शन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने कोई सामान परचेज किया जिसके ऊपर आपको सेल टैक्स देना पड़ा है, तो दोनों में से जो हायर होता है ना, वो ही आप लेके चलोगे। एक तो ये हो गया, ठीक है ना, स्टेट एंड लोकल इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। जब आपने कोई सामान खरीदा, अगर आपने कोई टैक्स दिया है तो वो भी आप यहां पर मेंशन करोगे, जो हायर होगा वो लोगे। उसके बाद आपने कोई रियल एस्टेट टैक्स दिया है प्रॉपर्टी का, वो भी आप यहां मेंशन करोगे। पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स कोई आपने पे किया, कोई आपने कार मोटर बाइक लिया तो उसका टैक्स है, वो भी क्लेम करोगे। तो टोटल आपकी कैपिंग 10,000 की होनी चाहिए। अगर 12 है तो 10 मिलेगा, अगर 9 है तो 9 है। मैक्सिमम 10,000 तक अलाउ है। और जो स्टेट लोकल इनकम टैक्स और सेल टैक्स, इन दोनों में से आपको हायर वाला लेना है, ये चीज याद रखना। ठीक है। मॉर्गेज इंटरेस्ट, आपने कोई घर लिया हुआ है, प्राइमरी होम और सेकेंडरी होम, उसके ऊपर कोई लोन है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट आपका यहां पर अलाउ है। वो लोन याद रखना सिर्फ घर को खरीदने के लिए, बनाने के लिए और इंप्रूव के लिए होना चाहिए। 2023 तक जो डिडक्शन अलाउ है ना आपकी, वो अप टू 750,000, उतना डेट का आपका इंटरेस्ट आपको अलाउ है एज ए डिडक्शन। और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है तो वो 3,75,000 हो जाएगा, अगर आपने लोन 15 दिसंबर 2017 के बाद लिया। अगर आपने होम इक्विटी लोन लिया हुआ है, उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे अलाउ है, लेकिन वो लोन किसके लिए होना चाहिए? होम इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। बेसिकली बात करूंगा, मॉर्गेज इंटरेस्ट होम लोन की रिगार्डिंग है तो वो अलाउ है 7,50,000 का, अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में 3,75,000 तक अलाउ है। ठीक है। इफ यू पेड, एग्जांपल लेते हैं, इफ यू पेड 10,000 इन मॉर्गेज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, यू कैन डिडक्ट दैट अमाउंट इफ इट क्वालिफाई। क्वालिफाई कौन सी है? इन दो पर्सन में, यानी कि क्वालिफाइड इंप्रूवमेंट के लिए, बाय के लिए, बिल्ड के लिए, इस पॉइंट से। तो ये हुआ मॉर्गेज इंटरेस्ट। अगला करते हैं चैरिटेबल। चैरिटेबल में क्या होता है, अगर आपने कोई क्वालिफाइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ना डोनेशन दी है, तो वो अलाउ है, डिडक्टेबल है। वो कैसे होनी चाहिए? कैश होनी चाहिए या गुड्स में होनी चाहिए? कैश की लिमिटेशन कितनी है? 60% ऑफ योर एजीआई। कितना? 60% ऑफ योर एजीआई। अगर नॉन कैश डोनेशन है तो उस पर लोअर परसेंटेज है, ये हमेशा याद रखना। 60% कैश की डोनेशन अलाउ होती है, 60% ऑफ योर एजीआई। अगर आपकी एजीआई 1 लाख है तो 60,000 तक आपको कैश डोनेशन अलाउ है। डॉक्यूमेंटेशन, इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपनी रिटर्न के लिए आपको हमेशा संभाल के रखने पड़ेंगे। कभी आपको लगे कि ऑडिट हो गया आपकी रिटर्न का, तो आपको वहां पर मेंशन करने के लिए हेल्प हो। एग्जाम्पल, इफ यू डोनेट 5,000 इन कैश टू क्वालिफाइड चैरिटी, यू कैन डिडक्ट द फुल अमाउंट ऑफ अज्यूमिंग यू डज नॉट एक्सीड योर एजीआई। मैंने वही कहा ना, अगर आपकी एजीआई 1 लाख है और अगर आपने 5,000 डोनेशन दिए, तो एजीआई का कितना अलाउ है? 60%, तो 60,000 हो गया। तो आपने 60,000 की जगह तो 5,000 दिए, तो आपको तो अलाउ होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर होती है। अब आता है लास्ट आइटम डिडक्शन में कैजुअलिटी और थेफ्ट लॉस।
You can deduct losses from personal property damage or destroyed by event like fire, flood and thefts only if they are not covered by insurance. अब सपोज मेरी यहाँ पर होम, यहाँ पर एग्जांपल है होम का. इफ योर होम वाज डैमेज इन ए फायर एंड द लॉस वाज 15,000, ठीक है जी, 15,000 लॉस है. अब 15,000 में से अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10,000 अगर क्लेम देती है तो मेरा लॉस कितना हुआ, 5,000 हुआ ना. तो मैं सिर्फ 5,000 की बात करूंगा, उन्होंने यही लिखा था. बट ओनली इफ नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, जितना मुझे कवरेज नहीं मिला उसकी बात करेंगे यहाँ पे. और इसकी लिमिट कितनी है, एक्सीडिंग 10% ऑफ योर एजीआई. एजीआई का 10% जितना है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं. इफ योर होम वाज डैमेज, उसका लॉस आया 15,000 और मेरी एजीआई है 50,000, तो 50,000 का मेरा 10% कितना है, 5,000. इस 5,000 से ज्यादा जितना लॉस होगा, और मेरा लॉस कितना है 15,000, तो 15,000 और 5 को माइनस करेंगे तो 10,000. तो 10,000 तक का मुझे खर्चा अलाउ है, ठीक है ना. जितना मेरा 10% ऑफ एजीआई से ऊपर जितना लॉस होगा वो अलाउ है. तो ये थी कैजुअलिटी एंड थेफ्ट लॉस. वीडियो को रिवाइज करते हैं. आपको ये फॉर्मूला समझ आ ही गया है. इसमें हमने आइटमाइज डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन को देखा. दोनों में से जो ज्यादा होगा हम वो क्लेम करेंगे. टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, एजीआई में से आइटमाइज डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन का ग्रेटर लेस करेंगे, फिर क्यूबीडी लेस करेंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी. आइटमाइज डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन में से जो ज्यादा होगा वो क्लेम करेंगे. इसका सिलेक्शन हमें शेड्यूल ए को फिलअप करके होता है, ठीक है. और ये डिसीजन हमने कौन सी डिडक्शन क्लेम करनी है हर साल हमें लेना पड़ेगा. और अगर आपने किसी साल में एक डिडक्शन ले ली, अगर आपको लगता है कि मुझे आइटमाइज डिडक्शन ही मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेनी चाहिए थी, तो अपनी रिटर्न को रिवाइज करके आप दूसरी वाली क्लेम कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन कौन नहीं ले सकता, पर्सन हु आइटमाइज डिडक्शन, एनआरआई नहीं ले सकता. शॉर्ट पीरियड रिटर्न अगर आप भर रहे हो तो वो नहीं ले सकते. मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में अगर एक स्पाउस ने आइटमाइज लिया तो दूसरा बंदा स्टैंडर्ड नहीं ले सकता. पार्टनरशिप, स्टेट, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है. ये हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन के पार्ट थे. इसमें कौन कौन सी आती है, बेसिक और एडिशनल. बेसिक डिपेंड करती है फाइलिंग स्टेटस पे जो हमने यहां देखा. एडिशनल डिपेंड करती है एज और ब्लाइंडनेस पे, और ये उसकी फिक्रें हैं सारी की सारी. एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन में एलिजिबिलिटी आ गई आपकी, 65 साल की एज होनी चाहिए और ब्लाइंड होना चाहिए, ठीक है. और इसमें प्रोराटा नहीं होता, ठीक है. अगर आप साल के दौरान कभी भी मर जाओ और आपको एडिशनल डिडक्शन एक बार अलाउ हो गई है तो वो पूरे साल की फुल डिडक्शन मिलेगी. और सबसे मेजर पॉइंट है डबल टैक्सेशन, डबल डिडक्शन का. अगर आपकी एज 65 है और ब्लाइंड भी हो गया तो आपको डबल डिडक्शन मिलेगी. ये हमारी केस स्टडी थी, हमने समझ ली. आइटमाइज डिडक्शन हमने देख लिया कि शेड्यूल ए हमें फिलअप करना ही करना है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी शेड्यूल ए में जो टोटल अमाउंट आ रही है वो हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा है या नहीं है. इसके अंदर ये 5-6 पॉइंट है जिसको हम बारी बारी में कवर करते हैं. आइटमाइज डिडक्शन में सबसे पहले है मेडिकल. मेडिकल में कितना लेना है, आपकी एजीआई का 7.5% से जितना ज्यादा अमाउंट आपने मेडिकल में एक्सपेंड की है वो अलाउ है. लेट से अगर आपकी अमाउंट 50,000 है एजीआई, तो आपको 3,750 से ज्यादा ही अपना खर्चा दिखाना है. अगर वो खर्चा 5,000 हुआ तो आपको 1,250 अलाउ हो जाएगा. अगर वो 3,000 है तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा. स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, इसके अंदर इसकी कैपिंग है 10,000 की. और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, स्टेट एंड लोकल इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स. इन दोनों का हायर लेना है. रियल स्टेट टैक्स जो आपने पे करा वो आ जाएगा, और पर्सनल प्रॉपर्टी परचेस करने के दौरान जो आपने टैक्स पे किया वो भी इंक्लूड हो जाएगा. तीनों की कैपिंग 10,000 से ज्यादा इनको खर्चा अलाउ नहीं होगा. मॉर्गेज इंटरेस्ट, अगर आपने अपना प्राइमरी घर और सेकंड घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अलाउ है. अगर आपका लोन 15 दिसंबर 2017 के बाद है तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ है, 7,50,000. और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के लिए 3,75,000 अलाउ है, ठीक है. चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, अगर आप क्वालिफाइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो आपको अलाउ है. कैश और गुड्स दोनों अलाउ है. कैश के लिए 60% ऑफ एजीआई तक आप डिडक्शन ले सकते हो, और गुड्स के लिए ये लिमिटेशन थोड़ी सी कम हो जाती है. डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करने पड़ेंगे ताकि कभी ऑडिट हो तो आपको दिक्कत ना आए, इसको दिखाने के लिए. कैजुअलिटी एंड थेफ्ट लॉस, इसके अंदर उतना ही लॉस अलाउ होगा जो इंश्योरेंस से कवरेज में ना पूरा हो. यानी कि जो लॉस आपका है उस लॉस में से अगर कोई इंश्योरेंस ने आपको पेमेंट दी है वो कवर हो गया, जो अनइंश्योर्ड था वो वाला पार्ट आपका इसमें आएगा. और वो कितना अलाउ होगा, अगर वो एजीआई का 10% से ज्यादा हो.
लेट से आपका जो एजीआई है वो लॉस है 15,000 का, और एजीआई आपकी 50,000 है। 50,000 एजीआई का 10% कितना हुआ? 5,000। 5,000 से जितना ऊपर लॉस होगा वो अलाउ होगा। तो इस एग्जाम्पल में 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है। अगर आपको ये कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। सो टेक केयर, बाय।